तो अभी वो सब सवाल आप प्रैक्टिस करके अगले क्लास या एक क्लास और ले लें, बनाए, उसको हम इंडिविजुअली बना बना के भेजेंगे। आप में से कई लोग मेंस का तैयारी कर रहे हैं, कई लोग मेंस का सवाल बना लेते हैं, एडवांस के लिए लगे हुए हैं। आप वो सवाल हमको भेजिए, इंडिया ग्रुप में हम नहीं डिस्कस कर पा रहे, आप हमको भेजिए। आप हमसे जुड़े हैं, आपने पैसा दिया है नहीं दिया वो अलग पॉइंट है, आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपका अधिकार है कि आप सवाल पूछे। हम जो सवाल क्लास में बताने वाले हैं उसी को टाल रहे हैं कि हाँ कल बताएंगे परसों बताएंगे, ऐसे आप हमसे पूछ सकते हैं कुछ भी। ठीक है, टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है हम सब पहले से ही जानते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें जो कॉन्सेप्ट गड़बड़ाया हुआ है वो कॉन्सेप्ट को भी देखना है। वर्मा जी के हिसाब से या किसी और बुक के हिसाब से सेपरेट चैप्टर है, एनसीईआरटी के हिसाब से ये लॉज ऑफ मोशन का ही हिस्सा है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। कल हम पिछला क्लास का रिकॉर्डिंग डाल रहे थे, बार बार डाल रहे हैं, बार बार फेल हो जा रहा है रिकॉर्डिंग, इसीलिए सबको उसका रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाया। और आप लोग का मैसेज हमको मिल रहा था, हम बार बार कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग बार बार फेल हो जा रहा है, अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो 2 रिकॉर्डिंग हुआ है शायद अपलोड, एक 11th का 12th का एक पार्ट बचा वो हम कर देंगे। ठीक है, फ्रिक्शन आप सब जानते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। जब एक सरफेस किसी दूसरे सरफेस पे चलता है या चलने की कोशिश करता है, जब एक सरफेस किसी दूसरे सरफेस पे चलता है या चलने की कोशिश करता है तो दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स होता है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल जो होता है उसको टेंजेंट यानी कि टच करता हुआ जाए। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर चलता है या चलने की कोशिश करता है, ये एक सरफेस और ये एक सरफेस, सरफेस का नाम है ए, सरफेस का नाम है बी। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे चलता है चलने की कोशिश करता है तो दोनों सरफेस एक दूसरे पे, कोई एक दूसरे पे, दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स लगाता है इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन जो फोर्स लगता है इसी को कहते हैं फ्रिक्शन। अभी 2 ब्लॉक से हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, फ्रिक्शन में 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक तक आए। जैसे मान लो एक बॉक्स रखा हुआ है जमीन पे, अगर आप बॉक्स को खींच रहे हैं इधर तो बॉक्स और जमीन के बीच में टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल जिसको टच करते हुए जाइए इधर, ये रहा है फ्रिक्शन को हम लोग स्मॉल एफ से दिखा रहे हैं। तो फ्रिक्शन में से टेंजेंशियल लगता है, तो जो रेड पेन से हम उधर खींचे हैं ना, ये बॉक्स के ऊपर लग रहा है, बॉक्स पर फ्रिक्शन लग रहा है तो जमीन पे भी लग रहा होगा। और आपको आगे बताएंगे कि ये जो दोनों सरफेस पर फ्रिक्शन लगता है वो फ्रिक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे इसमें फ्रिक्शन लग रहा है मान लो लेफ्ट, तो जमीन पे वही फ्रिक्शन लगेगा राइट, क्योंकि फ्रिक्शन दोनों सरफेस पे लगता है। तो जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर या तो चले या तो चलने की कोशिश करे, या तो चले या तो चलने की कोशिश करे, तो दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स ऑफ एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है। उस टेंजेंशियल फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये एक बुक है मेरे पास, मैंने बुक को मैं सेट से रखे थे भाई। मान लो एक बुक है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन नहीं है, हॉरिजॉन्टल है सीधा, और इसके ऊपर हमने एक कोई भी ऑब्जेक्ट रखा। तो बताइए कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने इसके ऊपर रखा है इस पे अभी फ्रिक्शन लग रहा है या नहीं? सीधा फ्लैट पे सोच के जवाब देना है, अरे आपसे पूछे नहीं है। मेरा सवाल है कि ये है मेरा फोन है, मान लीजिए इसको हम ऐसे रखे हैं, दिखा? आप लोग हाथ में डाउन ही रखेंगे, हम सवाल पूछेंगे आपसे, घबराइएगा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लीजिए कोई एक प्लेन फ्लैट सरफेस, फ्लैट इंक्लाइन नहीं फ्लैट है, और इस पर हमने एक फोन रखा। तो मेरा सवाल है कि फोन पे फ्रिक्शन लग रहा है या नहीं? कितने लोग कहते हैं कि फोन पे फ्रिक्शन लग रहा है? वो हाथ रेज करेंगे। या रुकिए, कितने लोग कह रहे हैं, रुकिए हाथ मत रेज कीजिए, कितने लोग कह रहे हैं कि फोन पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है? फोन पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, रियल लाइफ में ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, फोन पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, हम बोल रहे हैं। कितने लोग कहते हैं कि फोन पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है? इस पे भी हाथ उठाया है। 7 लोग 8 लोग को लग रहा है कि फोन पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। सवाल फिर से सुनिए एक बार दोबारा। ये टेबल है, एक टेबल हॉरिजॉन्टल टेबल, इसके ऊपर एक डब्बा रखा हुआ है। डब्बे के सरफेस और टेबल के बीच में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ये हम बोल रहे हैं। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है? 50 लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है? टेबल रखा हुआ है और उसमें बॉक्स है, तो कितने लोगों को लगता है? वो लोगों को हम देख लिए, 7 लोगों को ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो बिल्कुल सही लगता है आपको, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है।
बिल्कुल सही। फ्रिक्शन तब लगता है जब ये बॉक्स इस पे चलता या चलने की कोशिश करता। सही बात है। जब कोई, फिर से डेफिनेशन जान ले फ्रिक्शन का, एक सरफेस जब दूसरे सरफेस पे चलता है या चलने की कोशिश करता है, ना यहाँ कोशिश कर रहा है ना चल रहा है। वो अलग बात है कि मान लो सरफेस ऐसे इंक्लाइंड रहता है, उस पर ये रहता नहीं गिर रहा है, तो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो कोई फ्रिक्शन है, क्योंकि आगे चलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, यहाँ कोशिश कर रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा है क्योंकि फ्रिक्शन रोके हुए है। तो जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे या वो चलने की कोशिश ना करे, फ्रिक्शन नहीं लग रहा। ये नहीं कोई चीज रखा हुआ है टेबल पे बोल देंगे वहां फ्रिक्शन है, नहीं। फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। ये बड़ा कमाल का बात है, ध्यान से सुनिएगा। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। हम लोग फ्रिक्शन पे बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, समझाने की कोशिश करते हैं, फ्रिक्शन तभी लगेगा जब आप कोई फोर्स लगाइएगा तभी। मान लीजिए आपके घर में एक ट्रंक रखा हुआ है, बॉक्स, ठीक है, और वो बॉक्स में बहुत सारे कपड़े भरे हुए हैं, भारी बॉक्स है। आप घर में, आप या आपका छोटा भाई कोई भी इसको 10 न्यूटन से खींचा, लेकिन बॉक्स आगे क्यों नहीं बढ़ा? बॉक्स आप खींच रहे, भारी बॉक्स क्यों नहीं खींच पा रहे हैं? अर्पिता कुछ बोलना चाह रही हो शायद, तो व्हाट्सएप पे आप लोग बोल सकते हैं। नहीं, कोई भी स्टैटिक स्टैटिक नहीं। बॉडी अगर रेस्ट में है, कनेक्ट, बॉडी रेस्ट में है और इंक्लाइन प्लेन है, हॉरिजॉन्टल है, तो उसको कोई फोर्स नहीं लगा, कोई स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। वही तो डाउट क्लियर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, 12th पास होने के बाद भी बच्चे ये चीज नहीं समझ पाते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस में कोई घर में आपका बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स कोई घर में रखा हुआ है फ्लैट सरफेस पे, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा जब तक कोई उसको खींचे या खींचने की कोशिश ना करे। हम आपका डाउट क्लियर कर रहे हैं, घबराइएगा नहीं, इसलिए तो समय लग रहा है। ओके, और कोई डाउट हो तो यहाँ पे बोल दीजिएगा, हम देख रहे हैं आपका। होता क्या है, 10 न्यूटन से आपने इसे खींचा है, तो 10 न्यूटन से अगर आप इसको खींचते हैं तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन भी अपोजिशन में कितना न्यूटन लगाया है? 10 लगाया है। गौर कीजिए, आपने इसे 10 से खींचा तो फ्रिक्शन भी 10 ही लगाया, 10 से ज्यादा नहीं। वेट एक मिनट, अगर इसको ऊपर रख देंगे तो आपको ज्यादा बेटर दिखेगा। उम्मीद है कि हम थोड़ा सा आ जाएगा इसमें, ठीक है। हाँ, तो आपने अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन ही लगा रहा है। अगर आप बढ़ा दिए, आप दोनों भाई आप और तेज खींचा, 20 न्यूटन लगा दिया, आप कोई भी घर का बच्चा जोर से खींचा तो भी बॉक्स नहीं मूव किया, यानी फ्रिक्शन भी बढ़ के कितना न्यूटन लगा चुका है? 20। आप अपने खुद चले गए खींचने के लिए, आप लगा दिए 60 न्यूटन और अभी भी बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप खींच रहे हैं फिर भी आपको कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कितना लगा दिया आपके पास? 60 न्यूटन, है कि नहीं? एक बात और, अगर आप इसको खींच ही नहीं रहे हैं, अगर आप फोर्स लगाए हैं 0 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी लगाएगा 0 न्यूटन। कोई मतलब नहीं है फ्रिक्शन का, आप नहीं खींच रहे वो भी नहीं खींचेगा। नहीं तो ये तो रात को अपने आप घर का बक्सा खिंचाने लगेगा उधर। जैसे आप कह रहे हैं फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन एक फोर्स है, ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन एक फोर्स है। बक्सा अपने आप उधर होगा, आप तो खिंचा रहा है, बोले अब भूत खींच रहा है। अच्छा एक बात और, मान लीजिए आप और गुस्सा में अगर 100 न्यूटन लगा दिए और ये बेचारा खींच नहीं पाया, ये भी 100 न्यूटन लगा दिया, यानी फ्रिक्शन भी कितना लगा दिया है? 100। तभी तो आप नहीं मूव करवा पा रहे हैं। हाँ, अभी आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और ये मूव नहीं हो पा रहा है, तो जो ये फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो ये कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि आपका बॉक्स मूव नहीं करने दे रहा है ये। यानी जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे चलने की कोशिश करे लेकिन चल ना पाए, तो उस समय जो टेंजेंशियल फोर्स लगता है ना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन 3 तरह का होता है। नंबर 1 इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसमें रुका रहेगा। अब देखो, भी स्टैटिक पे ही बात कर रहे हैं। अगर आप फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन भी 0 है। सुनिए, आप 100 न्यूटन लगाया, ये बॉक्स नहीं मूव किया, बॉक्स भी 100 न्यूटन लगा दिया। अब मान लो कोई छोटा बच्चा आपके घर में है, छोटा बच्चा 6, 7, 8, 10 महीने का, 1 साल का, वो गया बॉक्स पे, फोर्स बॉक्स पर झूल रहा है, मान लो लगाया 5 न्यूटन, तो फ्रिक्शन बोला कि भाई हमारा औकात तो 100 का भी है। तो कभी सुने कि बक्से है तो बच्चा खींच के ले गया? ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन है तो बहुत वफादार है। देख रहे हैं नॉर्मल फोर्स भी कितना वफादार है, फ्रिक्शन भी कितना। फ्रिक्शन का तो औकात 100 का है मान लो यहाँ पे, लेकिन कोई बच्चा ऐसे लेके ऐसे टिके हुए खींचे हुए, बाद घर में खींच के ले गया बच्चा को, ऐसा तो नहीं हुआ। क्योंकि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, लेकिन कभी भी ये अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है एक लिमिट तक, उसके बाद उस लिमिट को पार कीजिएगा तो वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल ये कैसा फोर्स दिख रहा है आपको? सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, कभी भी आपके फोर्स से ज्यादा लेगा, आपकी बराबरी करेगा। हो सकता है आप 150 न्यूटन लगा दिए, तो ये भी 150 लगा दिया, अभी भी मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपने 151 न्यूटन लगाया, जैसे ही आपने 151 न्यूटन लगाया, बॉक्स मूव करने लगा, बॉक्स मूव करने लगा।
अब तक जो फ्रिक्शन लग रहा था 150 तक, ध्यान सुनिएगा, ये था स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब तक जो फ्रिक्शन लग रहा था वो था स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन जैसे ही बॉक्स मूव करने लगा, अब बॉक्स चलने लगा, तो यही फ्रिक्शन लग रहा है अभी भी, लेकिन वो स्टैटिक के बजाय अब कहलाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, अब आपको एक बात समझिए, किसी का अपोज करना है फ्रिक्शन को, 10 लगाया तो 10 लगा अपोज किया, 20 लगाया तो 20 लगा लगाया, 60 60 100 100, 150 तो 150, 151 में फ्रिक्शन हार गया, बॉक्स चलने लगा, फ्रिक्शन हार गया तो क्या अब घर में बैठ जाएगा, बोल रहा तब हम हार गए तो हम जीरो लगाएंगे, काहे लगाएंगे, ऐसा तो नहीं है। फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम औकात लगा देगा, यानी 150 150 पूरा लगा देगा इस पे। तो आपका बॉक्स में आप लगाए 151, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम जितना औकात है वो लगा देगा रोकने के लिए 150। तो बॉक्स इधर कितना फोर्स से आगे बढ़ेगा, 151 लगाया, 151 से नहीं बढ़ेगा, मात्र 1 न्यूटन से, क्योंकि अभी भी मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना रोक के रखे हुए हैं आपको, 150 रोक के रखे हुए हैं। तो सिर्फ कितना न्यूटन से आप आगे बढ़िएगा, 1 से। फोर्स बराबर होता है ना मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मास पता होगा, फोर्स पता है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब आप बढ़ाते हैं फोर्स और तेज चलते जाएगा, लेकिन ये अपना वैल्यू लगाए रखेगा, है ना। तो याद रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद आता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो सबसे बड़ा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो कहलाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आपका जो पहला फ्रिक्शन था वो स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी मूव कर गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और बहुत ज्यादा कमजोर सरफेस है, फ्रिक्शन बहुत वीक है, तो बॉडी रोल करने लगेगा, जो कि हम लोग पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम लोग को स्टैटिक और काइनेटिक तो इसी चैप्टर में पढ़ना है, रोलिंग फ्रिक्शन आपको पढ़ना है रोटेशनल मैकेनिक्स में, ध्यान रखिएगा, कुछ भी लोग हो कोई भी हो, स्टैटिक काइनेटिक यही चैप्टर का हिस्सा है। रोलिंग फ्रिक्शन जो है हमारा वो रोटेशनल मैकेनिक्स, एनसीईआरटी में ग्रेविटेशन के ठीक पहले वाला चैप्टर, ठीक है, इस पहला बुक का, तो हम लोग को वहां पढ़ना है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन इतना कम हो जाता है कि बॉडी रोल करने लगता है। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा, अभी हम लोग पूरा समझा रहे, सब बात लिखवाएंगे लास्ट में एक साथ, अभी सुनना है पहले लेक्चर, ये जो भी बातें होती है वो सुनना चाहिए पहले नए चैप्टर में, नई बातों को। इसमें ज्यादा थ्योरीज नहीं है, इसमें थ्योरी के नाम पे 2 ही 3 चीजें हैं, न्यूमेरिकल सीखना है, काम खत्म। एनसीईआरटी तो उसको 3 पेज में ही निपटा दिया इस चैप्टर को, या 2 पेज में, वैसे ही छोटा चैप्टर है ही, लेकिन इतना भी कम में निपटाना अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहला फ्रिक्शन हुआ स्टैटिक। अगर आप स्टैटिक से फ्रिक्शन कमजोर है तो बन जाता है काइनेटिक, और फ्रिक्शन बहुत कमजोर है तो रोलिंग। अगर मेरे पास फ्रिक्शन का 3 वैल्यू है, 10 5 और 3, तो 10 हमेशा स्टैटिक का होगा, 5 हमेशा काइनेटिक का, और 3 हमेशा रोलिंग का। मतलब सबसे बड़ा फ्रिक्शन होता है स्टैटिक, उसके बाद उससे छोटा होता है काइनेटिक, और सबसे कमजोर फ्रिक्शन होता है रोलिंग। 10 5 3 समझाने के लिए बोले हम। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक। अगर कोई बॉडी नहीं मूव कर गया मतलब वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे बड़ा फ्रिक्शन है, बॉडी मूव कर गया मतलब फ्रिक्शन कमजोर पड़ गया, इसीलिए स्टैटिक से काइनेटिक छोटा हो जाता है, ध्यान रखिएगा, काइनेटिक थोड़ा कम हो जाता है, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा हो जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन बदल जाएगा, उससे भी कम हो जाएगा तो वो फ्रिक्शन रोलिंग में बदल जाएगा। आपके मन में कई तरह का डाउट आ रहा होगा, हम बता रहे हैं कि स्टैटिक तो सबसे बड़ा है भैया, अब उससे भी ज्यादा फोर्स लगाया तब चलने लगा तो काइनेटिक और बड़ा हो गया ना, नहीं, काइनेटिक और बड़ा हो जाता तो 150 से और बड़ा हो जाता, तो आप 151 लगाए तो और बड़ा हो जाता, और बढ़ जाता, फिर तो बॉडी बढ़ने ही नहीं देता। आपका फोर्स बढ़ रहा है, इधर फ्रिक्शन नहीं बढ़ रहा है, इधर फ्रिक्शन घट जाता है जब बॉडी मूव करने लगता है। तो याद रखिएगा, स्टैटिक तक बॉडी ठीक है, जैसे ही थोड़ा भी बॉडी मूव करता है, फ्रिक्शन स्टैटिक या लिमिटिंग से काइनेटिक में जाता है, फ्रिक्शन थोड़ा घट जाता है। याद रखिएगा, जब तक रोक के रखे मैक्सिमम फ्रिक्शन है, और जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है, सुनिए, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक बार में बहुत सारी चीजों को बोल रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप हेडफोन लगा के एक शांत जगह पे सुन रहे हैं, भले आपको फ्रिक्शन का बहुत हेवी नॉलेज हो, लेकिन हो सकता है 4 बातों में से कुछ ऐसी बातें सुन लो जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे मल्टीपल पूलिंग में टेंशन का कंफ्यूजन दूर हुआ कई लोगों का, भले स्कूल में पढ़ चुके थे तो भी, यहाँ भी कई बातों में हम बता रहे हैं। पहला कंफ्यूजन तो यही रहता है कि बॉडी रुका हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, बहुत भारी कंफ्यूजन है। रुका हुआ है तो इंक्लाइन प्लेन नहीं है, हॉरिजॉन्टल तो फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है जब तक कि आप फोर्स नहीं लगा रहे। टेबल पे किताब रखा हुआ है, फ्रिक्शन 0 है। ये सब बातों को ध्यान से सुनना है, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बार बार कह रहे हैं। खैर, हम कुछ बोल रहे थे, बोल ही रहे थे। खैर, तो 3 तरह का फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग। सबसे बड़ा फ्रिक्शन स्टैटिक, देन काइनेटिक, और देन फिर क्या होता है, रोलिंग। तो एक एक करके हम लोग अब डेफिनेशन डालने वाले हैं फ्रिक्शन के ऊपर सारी बातों को, और फिर सीखेंगे। याद रखिएगा,
फ्रिक्शन दोनों सरफेस पे लगता है, ऊपर वाले पे भी और नीचे वाले पे भी। ऊपर वाले पे राइट लगता है तो नीचे वाले लेफ्ट, ये कैसे जानते हैं क्या होता है वो हम सिखाएंगे फ्रिक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन में, जो कि हम बताने वाले हैं। सबसे पहले सुंदर राइटिंग में लिखिएगा डेफिनेशन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बोले when a surface moves when a surface moves or tends to move over another surface, when a surface moves or tends to move over another surface, when a surface moves or tends to move over another surface, when a surface moves or tends to move over another surface, लिखे a tangential force starts acting between two surfaces in contact. A tangential force starts acting between two surfaces in contact. A tangential force starts acting between two surfaces in contact. रिपीट कर देते हैं ऋषभ, अगर आप कुछ बोले तो भी हम देख लेते हैं। ये 12th वालों का मैसेज आ गया, खैर उनका मैसेज आ रहा है, हम सबका मीटिंग आईडी भेजना भूल जा रहा है, लेट हो जा रहा है हमको। व्हेन अ सरफेस मूव्स, और ऋषभ कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलो, सुन लेते हैं क्या बोलना। ऋषभ कहाँ गिर गया? व्हेन अ सरफेस मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर अनदर सरफेस, comma, a tangential force starts acting between two surfaces in contact. A tangential force starts acting between two surfaces in contact. A tangential force starts acting between two surfaces in contact, called friction. A tangential force starts acting between two surfaces in contact, called friction. Called what? Called friction. नीचे लिखेंगे, नीचे आप चाहें तो ये सब चीजों को समझने के लिए आप समझ सकते हैं, लेकिन वैसे अभी आप आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन ही खाली सेल्फ एडजस्टेबल है। 0 था 0, 10 था 10, 20, जब तक ये बॉक्स नहीं बढ़ रहा है, एक बार बॉक्स मोशन में आ गया और काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया तो वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपका फोर्स बढ़ाने से वो फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा। आपके फोर्स बढ़ाने पे कौन सा फ्रिक्शन खाली बढ़ेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। आपके फोर्स बढ़ाने पे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा। ये नहीं मत सोच लीजिए कि सभी फ्रिक्शन बढ़ने लगेगा। यहाँ तक देख रहे हैं 150 तक बढ़ेगा, उसके आगे बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, लिखिएगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लिखिएगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 काइनेटिक फ्रिक्शन, नंबर 3 रोलिंग फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 काइनेटिक फ्रिक्शन, नंबर 3 रोलिंग फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में है नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 काइनेटिक फ्रिक्शन, नंबर 3 रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, 3 फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ। नंबर 1 आपका कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर 2 आपका कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन, लिख लिए होंगे आप। नंबर 3 आपका रोलिंग फ्रिक्शन। बात करने वाले हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर। डेफिनेशन समझा चुके हैं, बस हम लिखवाना बाकी है। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे चलने की कोशिश करता है लेकिन चल नहीं पाता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, चलने की कोशिश करता है। जैसे कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे इंक्लाइंड, तो इस पे चलने की कोशिश कर रहा है, ऐसे चलने कोई लेकिन चल नहीं पा रहा, तो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की ओर। अब ये ऐसे रहता है, कोशिश भी नहीं कर रहा है, थोड़ा तो कोशिश करेगा ना, एमजी का कंपोनेंट टूटेगा। अब यहाँ एमजी नीचे नॉर्मल, ऊपर ही बैलेंस है, क्या है कोशिश, हम समझाएंगे। सारा डाउट क्लियर होगा जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे।
और हाँ भाई, नए बच्चे थोड़ा कष्ट तो हो रहा है, मानते हैं आपको, बार बार हम कह रहे हैं, नए बच्चों का मैसेज आता है, हम परेशान, क्योंकि हम खुद, आप सोचिए ना, यहाँ सितंबर खत्म हो रहा है, अभी हम अगर धीरे धीरे चलेंगे फिर से शुरू से आपको बताएंगे तो आप ही घाटा होगा। आप उसका फायदा ले लीजिए कि आप यूट्यूब में मेरा चैनल है, आप लोग सब सब्सक्राइब किए हैं, उसमें आता ही है सारा दिन, खोजिए उसमें कहाँ कहाँ वीडियोज है, वेक्टर का खोजना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, हम लिस्ट में एक जगह डाले नहीं है, हम भी तो आलसी हैं आपकी तरह। तो आप उसमें वेक्टर पहले कीजिए और देन न्यूटन्स लॉ शुरू कीजिए, वेक्टर फिर न्यूटन्स लॉ, उसको पढ़िए ताकि आप ये समझ सकें, और काइनेमेटिक्स भी आराम से पढ़ लीजिए। सेकंड बैच में आपको प्रोजेक्टाइल हम सिखा ही रहे। आज सेकंड बैच का अगर आइडिया आपको गया तो क्लास होगा, नहीं गया तो नहीं होगा, डिपेंड करता है आज मेरे मन पे। ठीक है, आज आपको ये क्लास हम जा रहे हैं लंबा। तो क्या बोले हम आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन लिखिएगा डेफिनेशन, व्हेन अ सरफेस tries to move over another surface, when a surface tries to move over another surface but actually does not move, when a surface tries to move over another surface but actually does not move, when a surface tries to move over another surface but actually does not move, then the force of friction acting between two surfaces in contact is called static friction. आगे लिखेंगे आप, रिपीट करने वाली बात होगी शायद, इसलिए आप हाथ रेज कर रहे हैं, तो हम रिपीट कर देते हैं। शायद मेघा और अतुल आप लोग रिपीट करने ही बोले होंगे। When a surface tries to move, कोशिश करना, tries to move over another surface but actually does not move, then the force of friction acting between two surfaces in contact is called static friction. ठीक है, पैराग्राफ चेंज। It is self adjustable force, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है, फ्रिक्शन एक फोर्स है, फ्रिक्शन का यूनिट भी न्यूटन होगा, फ्रिक्शन एक फोर्स है। It is self adjustable force, पैराग्राफ चेंज करके it is self adjustable force but up to a certain limit, it is self adjustable force but up to a certain limit, है ना। आगे बढ़ेंगे, पैराग्राफ चेंज करके स्टार मार्क करके, बहुत जरूरी बात। स्टैटिक फ्रिक्शन का तो सब वैल्यू, जब बॉक्स खींच रहे थे आप 10 लगा रहे थे तो भी फ्रिक्शन लगा रहा था तो स्टैटिक था, आप 50 न्यूटन का फोर्स लगाए तो भी फ्रिक्शन आपको रोक रहा था तो भी स्टैटिक था। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो था 150 एग्जांपल में जो मेरा था, जहां तक बॉक्स मूव नहीं कर रहा था, वो मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं उसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, स्टार मार्क करके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ static friction is called limiting friction. Maximum value of static friction is called limiting friction. Maximum value of static friction is called limiting friction. Maximum value of static friction is called what? Limiting. सुनने में आ रहा है? Limit. अब बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आ रहा है, अब आप फ्रिक्शन सीखने जा रहे हो। पहले अभी तो आप सुने हो, ये तो आप 9th क्लास में भी सुने, कुछ तो नया आपको सुनाए नहीं, अब आप सीखने जा रहे हो फ्रिक्शन के आगे की बातें। यहाँ तक देख लीजिए, सब ठीक है। अब सुनिए आप ध्यान से, काइनेटिक वैसा ही डेफिनेशन हो जाएगा। काइनेटिक, व्हेन अ सरफेस स्टार्ट मूविंग ओवर अनदर सरफेस, व्हेन अ सरफेस स्टार्ट्स मूविंग ओवर अनदर सरफेस, then the tangential force acting between two surfaces in contact is called kinetic friction. ये तो अपने से बना सकते हो आप। अब हम लोग बात करें, अच्छा ये मीटिंग अभी है 10 मिनट, जैसा ही खत्म होगा सेकंड आईडी पासवर्ड वही है, सेकंड मीटिंग का सेम आईडी पासवर्ड जो अभी भेजे थे ना आपको, वही वैल्यू में क्लिक करना है। ठीक है, कई नए लोग हमको मैसेज किए हुए हैं, कई 11th के बच्चों को हम ऐड नहीं कर पाए हैं, कई लोग ऐड नहीं हो पाए हैं हमसे, तो वो अगले क्लास में करेंगे, मीटिंग देखेंगे, क्योंकि हम भी लेट से ज्वाइन करने वालों के लिए है सहानुभूति है, लेकिन सामने लोग है नहीं, तो कुछ दिन तो आपको झेलना पड़ेगा। झेलिए, धीरे सीखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, बहुत ही प्यारा हेडिंग है। उससे पहले ग्राफ भी जो एग्जाम में पक्का आता है, वो ग्राफ समझिएगा।
ग्राफ क्या है? अगर मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, इधर साइड हम फ्रिक्शन बना रहे हैं, एफ फॉर फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन हो सकता है, और इधर साइड हम फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। तो ग्राफ मेरा ऐसा क्यों बना? ये गौर करो, फोर्स अगर आपका अप्लाइड फोर्स, अगर आप बक्सा खींचे ही नहीं है, फोर्स जीरो, तो फ्रिक्शन भी कितना है? जीरो। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ए डबल पी एल आई ई डी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। मतलब भाई अब फोर्स बढ़ते गया तो फ्रिक्शन बढ़ते गया, फोर्स बढ़ा फ्रिक्शन बढ़ा, इसीलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। मैक्सिमम ये वाला फ्रिक्शन जो हुआ ना, ये वाला, ये एफ लिमिटिंग कहलाता है। एल बीच में लिखे मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे ही आपका फोर्स उस लिमिटिंग फ्रिक्शन को पार करेगा, उसके बाद जो आपको ये लाइन दिख रहा है, ये वाला आपको ये जो छोटा सा फ्रिक्शन का वैल्यू कम हुआ है, घट गया है, ये एफ काइनेटिक। एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे बड़ा फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन, जैसे ही लिमिटिंग को पार किए उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन। गौर कीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन तक तो फ्रिक्शन बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने लिमिटिंग को पार किया, फोर्स और बढ़ाया, तो अब काइनेटिक फिक्स हो गया, अब फ्रिक्शन फिक्स हो गया। एक जो वैल्यू वही लगाएगा, हाँ रोलिंग होगा और एक राउंड नीचे आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा लिमिटिंग से थोड़ा नीचे आ जाता है। अभी मैं आपको स्टैटिक दिखाया, ये आपका स्टैटिक था, ये काइनेटिक आ गया, है कि नहीं? तो ये फ्रिक्शन का सिंपल सा फंडा था। एक बात और, सबसे बड़ा फ्रिक्शन होता है स्टैटिक, उसके बाद आती है बारी काइनेटिक, और सबसे छोटा फ्रिक्शन होता है रोलिंग। तो इन सब बातों को आपको दिमाग में बैठा लेना है, स्टैटिक देन काइनेटिक देन रोलिंग। चलिए ये आप बना लीजिए जल्दी से कॉपी में, जहां पर डेफिनेशन लिखे थे सब चीज का स्क्रीनशॉट मत लेते रहिए, तो उसी में रहेगा, कॉपी में लिख रहे हैं जहां, उसमें चाहिए डायग्राम। ये है एफ एल, एफ के इधर एफ दिखा है, इधर फोर्स दिखा है, ये स्ट्रेट लाइन है। थोड़ा सा अगर आप डाउन करना है और सीधे भी लाइन जा रही है स्ट्रेट पैरेलल, लिख लीजिए आराम से। ऋषभ का सवाल है, ऑफलाइन में कितना बैच चलता है क्लास 11 का? अब तक के समय में, जब तक कोरोना नहीं था, इससे पहले का 11th का हम पढ़ाते थे टोटल किसी साल 4, किसी साल 5 बैच, जिसमें एक बैच लालपुर वाले ब्रांच में पढ़ाते थे और 3 बैच या 4 बैच किसका वाले ब्रांच में पढ़ाते थे। उस समय एक बैच में हम 40 से 50 बच्चों को बैठाते थे। कभी किसी बैच में शुरुआत का बैठा तो 30 बच्चे भी बैठे, 30, 35, 40, किसी में 45, किसी में 50, जैसा सिस्टम बनता था। तो 200 बच्चे 11, 212, तो हमको बैचेस टोटल हम 11 बैच पढ़ाते थे हर साल। 11 बैच में ठूसते थे क्योंकि भीड़ हो जाता था, 12 हो जाता था। अब आ गया कोरोना, अब हमको अगर गवर्नमेंट खोलता भी है कोचिंग तो 20, 22, 25 से ज्यादा बैठाएंगे तो सीधे पुलिस छापा मारेगा। यानी अब हम अगर आप में से जितने लोगों ने ज्वाइन किया अभी, उतने ही लोग को अगर हम पढ़ाए, 50 लोग, 47, 48 लोग जो भी है, तो भी हमको 3 बैच बनाना पड़ेगा। तो आप ये मान के रखिए कि आपका 3 बैच बनेगा। इसका मोड़ और लालपुर मिला, यहाँ पे 2 बैच बनाएंगे इस साल, क्योंकि बच्चों को बीच में हम कितना लोग लेते रहेंगे, नए भी रहेंगे तो बैच उनका बनेगा। 3 बैच यहाँ बनेगा, एक लालपुर, कुल 4 बैच आपका बनेगा 11th का। ठीक है, और 12th का भी 4 या 5। फिजिक्स का बोल रहे हैं, मैथ्स वाले सर का अपना वो जानते हैं। मेरा कुछ पूछना चाहती हो तो पूछो, नहीं तो हेडिंग लिखो, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ अप्लाइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ अप्लाइड, एफ अप्लाइड, इधर है एफ स्टैटिक, यहाँ अप्लाइड फोर्स, एफ अप्लाइड। अब है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी लोग बोलते हैं, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, और कई बार इसको लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। एग्जाम में ये आता है लिखने के लिए,
ये क्या नियम है वो सुनिए। ये लॉ शुरू होते ही आपका दूसरा मीटिंग आ जाएगा, जो यूट्यूब में देखेंगे इसको उनको बता दें कि एक और पार्ट, 2 पार्ट में डालते हैं आपका वीडियो, तो ये पार्ट के बाद पार्ट 2 भी डाला हुआ रहेगा, उसमें देखेंगे। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा तो भी यही आंसर होगा, लॉज ऑफ फ्रिक्शन आएगा तो भी यही आंसर होगा। कुछ नियम है वो सीखने जा रहे हैं। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, या लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी। टोटल कहीं कहीं आपको 3, कहीं कहीं 4, कहीं कहीं 5 लॉ भी पूछ देता है, जो बेसिक लॉज है वो सीखने जा रहे हैं। इसी से आप एफबीडीबी सीखोगे फ्रिक्शन का। सबसे पहला नियम, फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में इस तरह से लगता है कि वो उनके बीच होने वाले रिलेटिव मोशन का अपोज करे। मोशन का अपोज कभी नहीं करता है फ्रिक्शन। एक बार फिर से बता दे, फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मेरा एक छोटा सवाल है, सुनिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये एक कॉपी है, बुक है, इसके ऊपर एक ये है फोन। अगर हम कॉपी खींच रहे हैं अपनी ओर तो फोन मेरी ओर क्यों आ रहा है? हम अगर कॉपी खींच रहे हैं तो चलो कॉपी इसलिए खींच रहे हैं, कॉपी में फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो जब खींचे फोर्स लगेगा तो आगे बढ़ेगा, मान लेते हैं। लेकिन इस पे तो कोई फोर्स नहीं है ऊपर में फोन पे, इसलिए क्यों आगे बढ़ रहा है, ये क्यों आगे बढ़ रहा है? सीधी सी बात आप समझाइए। फोन पे हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट करें तो फोन गिर सकता है इस पे, ये आपको दिखेगा फोन का। हम कॉपी खींच रहे हैं तो ये क्यों आगे बढ़ रहा है? आप बोल सकते हैं, अब वही जोर से खींचे तो ये आगे नहीं बढ़ के वहीं गिर क्यों हो गया? तो असल में हम यहाँ पे खींच रहे हैं कॉपी को, तो आखिर इसको कौन आगे की ओर खींच रहा है? तो इसको खींच रहा है फ्रिक्शन। तो गौर करें, इसमें फ्रिक्शन आगे की ओर लग रहा था, इसको आगे की ओर खींच रहा है। वो अलग बात है कि फ्रिक्शन कभी कम हुआ तो वो गिर गया नीचे, नहीं खींच पाया। कहने का मतलब ये कि फ्रिक्शन ऐसा नहीं है कि हमेशा मोशन के अपोज में लगता है, वो मोशन के डायरेक्शन में भी लग सकता है। तो पहला नियम यही है कि फ्रिक्शन इस तरह से लगता है कि वो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। कौन से मोशन का? रिलेटिव मोशन का। अब इसको समझें कैसे, वो आपको हम सेकंड मीटिंग में भी समझाते हैं। ऐसे 3-4 नियम है, एफबीडी एक ब्लॉक के ऊपर कैसे बनेगा वो सब बना। तो चलिए सेकंड मीटिंग ज्वाइन कीजिए, जो उसको ज्वाइन कर पाएंगे वही सीख पाएंगे। ठीक है, सेकंड मीटिंग सेम आईडी पासवर्ड से ज्वाइन करना है। ये मीटिंग एंड हो जा रहा है, 40 मिनट हो गया है क्योंकि, और दूसरा मीटिंग फिर से 40 मिनट आपको झेलना होगा हमको।